हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग न्यूक्लिक अम्ल पढ़ेंगे। हम एक टॉपिक छोड़े एंजाइम। एंजाइम की क्रियाविधि है, उसमें टॉपिक है, उसको पढ़ाना उसको हम देखते हैं, तब उस टॉपिक को करेंगे बाद में डिस्कस। तो आज हम न्यूक्लिक अम्ल पढ़ते हैं। न्यूक्लिक एसिड ये खास करके बायो का पार्ट है, लेकिन ये बायोमॉलिक्यूल्स में चैप्टर में है। ये देखिए, जो न्यूक्लिक अम्ल होता है वो जीवित कोशिका का नाभिक इंजामजात गुणों के लिए उत्तरदायी होता है, जिसे अनुवांशिकता भी कहते हैं। कोशिका के नाभिक में उपस्थित विकर्ण जो अनुवांशिकता के लिए उत्तरदायित्व होते हैं वो क्रोमोसोम कहलाते हैं। ये क्वेश्चन वो विकल्प में पूछा जा सकता है कि जो अनुवांशिकता के उत्तरदायित्व होते हैं वो क्या कहलाते हैं, तो क्रोमोसोम। आप इस लाइन को आप पॉइंट कर लीजिएगा। और ये प्रोटीन तथा अन्य प्रकार के जीवाणु से मिलकर बने होते हैं, जिन्हें हम न्यूक्लिक अम्ल कहते हैं। न्यूक्लिक अम्ल मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। कौन से? डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक अम्ल और राइबोज न्यूक्लिक अम्ल। डीऑक्सी को डीएनए कहते हैं और राइबोज न्यूक्लिक अम्ल को केवल आरएनए कहते हैं। अब यहाँ देखते हैं न्यूक्लिक अम्लों के घटक। कंपोजिशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड। फास्फोरिक अम्ल, फास्फोरिक एसिड H3PO4। देखिए, फास्फोरिक अम्ल किसे कहते हैं? इसमें तीन एक संयोजी हाइड्रोक्सिल समूह होता है, मतलब OH हाइड्रोक्सिल समूह तथा एक दो संयोजी ऑक्सीजन परमाणु होता है। और ये सभी पंच संयोजी फास्फोरस परमाणु से जुड़े होते हैं। डाइएस्टर बंध के निर्माण में दो ये समूह भाग लेते हैं। मतलब जब डाइएस्टर बंध का निर्माण होता है तो दो ये समूह भाग लेते हैं। इस प्रकार किसी न्यूक्लियोटाइड में फास्फोरिक अम्ल का केवल एक मुक्त OH आयन उपस्थित, केवल वो एक कवच आयन जो होता है वो फ्री स्टोर होता है। और इसमें देखिए डी राइबोज शर्करा पाई जाती है, जबकि डीएनए में D2 राइबोज शर्करा पाई जाती है। ये दोनों पेटो शर्करा होती है। न्यूक्लिक अम्लों में ये दोनों संरचनाएं फिनोलोजी के रूप में उपस्थित होती है। जैसे यहाँ देखिए, ये फिनोलोजी, इसलिए कि फिनोलोजी फर्म यही होता है इस प्रकार से कि ऑक्सीजन बीच में होता है, फिर सभी से बॉन्ड लगे होते हैं, तो इसको बीटा डी राइबोज आरएनए में पाया जाता है। इसका फॉर्मूला होता है C50 एस्टर O5 और ये होता है बीटा D2 डीऑक्सी राइबोज। तो इसमें देखिए अंतर क्या है, बस यहाँ पे OH की जगह पे यहाँ पे H आयन लगा होगा, तो इसको डीऑक्सी मतलब उसमें ऑक्सीजन नहीं होगा। इसका फार्मूला होगा C5H10O4। यहाँ एक ऑक्सीजन की कमी होगी, ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ देखते हैं नाइट्रोजनी क्षार, नाइट्रोजीनियस बेस किसे कहते हैं। न्यूक्लिक अम्लों में दो प्रकार के नाइट्रोजनी क्षार उपस्थित होते हैं। पहला इसमें पिरिमिडीन क्षार और दूसरा प्योरीन क्षार। तो पिरिमिडीन क्षार जो होता है ये पितृ विषम चक्रीय यौगिक पिरिमिडीन के व्युत्पन्न होते हैं, C4H4N2 के। न्यूक्लिक अम्लों में पाए जाने वाले प्रमुख पिरिमिडीन क्षार कौन से होते हैं? देखिए, यूरेसिल, थायमिन, साइटोसिन। यहाँ देखिए यूरेसिल को यू से कैपिटल यू से रिप्रेजेंट करते हैं, थायमिन को कैपिटल T से और साइटोसिन को कैपिटल C से। कन्फ्यूज मत आप। फिर यहाँ देखिए, ये यूरेसिल का नाम क्या होता है? 2,4-डाईहाइड्रोक्सी पिरिमिडीन। इसको आप याद कर ले ताकि स्ट्रक्चर को याद करने में दिक्कत ना हो। तो हमने यहाँ से काउंटिंग की 1 2 3 4 5 6, इस तरह से 2 4, दूसरे और चौथे पे OH लगा डाईहाइड्रोक्सी। और ये पिरिमिडीन का स्ट्रक्चर, अगर OH हटा दिया जाए तो इसमें से, इसे ध्यान दीजिएगा। फिर यहाँ देखिए थायमिन का स्ट्रक्चर 5 मेथिल, 5 मेथिल है, फिर 2,4-डाईहाइड्रोक्सी पिरिमिडीन। ये देखिए साइटोसिन, 2-हाइड्रोक्सी 4 एमिनो पिरिमिडीन। तो 2-हाइड्रोक्सी, दूसरे पे हाइड्रोक्सी, चौथे पे एमिनो ग्रुप और पिरिमिडीन। अब यहाँ देखते हैं प्यूरिन क्षार। जो प्यूरिन क्षार क्या होता है? ये सभी पैतृक यौगिक प्यूरिन के व्युत्पन्न होते हैं, जिसमें एक 6 सदस्यीय पिरिमिडीन नाभिक के साथ 5 सदस्यीय इम्यूनोजोल रिंग संयुक्त होती है। अभी देखिए इम्यूनोजोल की रिंग है, ये जो पिरिमिडीन है ये एक 5 सदस्यीय इम्यूनोजोल रिंग से अटैच होती है, जिसे हम प्यूरिन क्षार कहते हैं। न्यूक्लिक अम्ल में पाए जाने वाले प्यूरिन क्षार एडेनिन A और तथा ग्वानिन G होते हैं, मतलब ये दो पाए जाते हैं। फिर देखिए एडेनिन A को 6 एमिनो प्यूरिन कहते हैं। छठे पोजीशन पे एमीन ग्रुप जुड़ा है, ये 6 पोजीशन है, मतलब काउंटिंग इधर से कीजिए 1 2 3 4 5 6 ऐसे, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। और ग्वानिन G है तो 2 एमिनो 6 हाइड्रोक्सी प्यूरिन, हाइड्रोक्सी, ठीक। तो यहाँ पे दूसरे पे एमिनो ग्रुप है और छठे पे हाइड्रोक्सी ग्रुप है।
अच्छा इसका नाम जो है हिसाब से और इसको काउंट करके आप लोग को बताएंगे। तो देखिए ये काउंटिंग है, अब ये सही है, कन्फ्यूजन थोड़ा सा हो रहा था, देखिए अब सही है। 2 अमीनो 6 डाईहाइड्रोक्सी प्यूरिन, ठीक। अब यहाँ देखते हैं न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड। तो देखिए किसी क्षारक के शर्करा की प्राथमिक स्थिति पर जोड़ने से निर्मित इकाई को हम न्यूक्लियोसाइड कहते हैं। मतलब जब कोई क्षार शर्करा की प्राथमिक स्थिति से जुड़ेगा तो उसको हम न्यूक्लियोसाइड कहेंगे। और न्यूक्लियोसाइड जो होता है वो प्यूरिन या pyrimidine क्षार में जब पेंटोस शर्करा जोड़ती है तो उसे हम न्यूक्लियोसाइड कहते हैं। क्षारक के से अंतर रखने के लिए हम पेंटोस शर्करा के कार्बन परमाणु को ये 1 2 3 4 5 से ऐसे हाथ से अंकित करते हैं। मतलब ये पेंटोस शर्करा के कार्बन होंगे और जो प्यूरिन या pyrimidine क्षार होंगे उसको हम 1 2 3 4 5 से इंडिकेट करेंगे। यहाँ पे देखिए एक तरह से अब न्यूक्लियोसाइड का स्ट्रक्चर नॉर्मली तौर पे देखिए तो यहाँ पे क्षारक जुड़ा है जिसके कार्बन 1 2 3 4 5 हो गए और जो शर्करा को 1 2 3 4 5। किसी क्षारक शर्करा की प्राथमिक स्थिति पर जोड़ने के साथ साथ फॉस्फेट समूह जब पेंटोस शर्करा के कार्बन 5th स्थिति पर जोड़ने से निर्मित इकाई को हम न्यूक्लियोटाइड कहते हैं। तो जब 5th स्थिति से फॉस्फेट ग्रुप जोड़ जाएगा तो उसे हम न्यूक्लियोटाइड और वैसे न्यूक्लियोसाइड। तो यहाँ पे लिखा गया न्यूक्लियोटाइड कब बनेगा, न्यूक्लियोसाइड में जब फास्फोरिक अम्ल ऐड होगा। तो देखिए न्यूक्लिक अम्ल की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लिक एसिड। अनेक न्यूक्लियोटाइड बहुलीकृत होकर न्यूक्लिक अम्ल का निर्माण करते हैं। मतलब अतः न्यूक्लिक अम्लों की रचनात्मक इकाई न्यूक्लियोटाइड होती है। पॉलीन्यूक्लियोटाइड भी की श्रृंखला को हम निम्न प्रकार प्रदर्शित करते हैं, मतलब न्यूक्लिक अम्ल के। तो यहाँ पे देखिए शुगर से क्या एड्रेस हुआ, बेस, शुगर से फॉस्फेट और तो ये न्यूक्लियोटाइड का निर्माण हुआ। और फिर शुगर से बेस फॉस्फेट और शुगर से बेस, तो इस प्रकार से इनकी होलियन श्रृंखला होती है पॉलीन्यूक्लियोटाइड की। इस प्रकार से अपने रिप्रेजेंट करके बताया गया है कि इस दूसरे से पहले बेस शुगर से अटैच होगा, फिर शुगर फॉस्फेट से, फिर फॉस्फेट शुगर से, फिर बेस। इस प्रकार से एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड की श्रृंखला तैयार होती है। अगर देखते हैं न्यूक्लिक अम्लों आरएनए तथा डीएनए के गुण प्रकृति तथा आकार नाइट्रोजन क्षारकों की विशिष्ट क्रम पर निर्भर करते हैं। तो यहाँ देखिए क्षारक शर्करा फॉस्फेट होलियन क्षारक, इस प्रकार से मतलब एक शॉर्ट फॉर्म सरलता उनका रूप दिखाया गया है। और ये न्यूक्लिक अम्ल के क्रम से संबंधित सूचना को इसकी प्राथमिक संरचना कहते हैं। मतलब क्षारक शर्करा और फॉस्फेट का होलियन रहते हैं तो इसको हम प्राथमिक संरचना मानेंगे। तब यहाँ देखते हैं डीएनए की द्विकुंडली संरचना, डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। तो डीएनए की द्विकुंडली संरचना को जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक ने दी थी। तो देखिए न्यूक्लिक अम्ल की 2 श्रृंखलाएं आपस में क्या रहती है, कुंडलित रहती है और क्षारक युग्मों के मध्य हाइड्रोजन बंधों द्वारा आपस में जुड़ी रहती है। दोनों रज्जु के एक दूसरे की पूरक मतलब कम्प्लीमेंट, एक दूसरे पे ऐसे ओवरलैप, मतलब एक दूसरे पे डिपेंड रहती तरह से कही, क्योंकि ये क्षारकों के विशिष्ट युग्मों के मध्य हाइड्रोजन बंध बनते हैं। इसके कारण से एंटी थायमिन के साथ हाइड्रोजन बंध बनाता है जबकि साइटोसिन ग्वानिन के साथ हाइड्रोजन बंध बनाता है। तो यहाँ पे जैसे देखिए फिगर में आपने दिखाया है आपको, ये 5th कार्बन है, ये 3rd कार्बन है किसका, पेंटोस शुगर का। यहाँ क्या है, ग्वानिन साइटोसिन से एडेनिन, थायमिन से और थायमिन एडेनिन से इस प्रकार से हाइड्रोजन बंध कई बनाते हुए अटैच है एक तरह से। और यहाँ 5th कार्बन से इस प्रकार से की श्रृंखला डीएनए की द्विकुंडली संरचना हुई। अब यहाँ आरएनए की द्वितीय संरचना देखते हैं। तो आरएनए की जो द्वितीय संरचना एक कुंडली में केवल एक रज्जु को नहीं होती, केवल एक, इसमें 2 है आप देख रहे हैं, जो कभी कभी वे स्वयं को मुड़कर द्विकुंडली संरचना बना लेती है। आरएनए अणु 3 प्रकार के होते हैं और ये भिन्न क्रियाएं संपादित करते हैं। इनके नाम क्या है देखिए, मैसेंजर आरएनए, राइबोसोमल आरएनए, ट्रांसफर आरएनए। मैसेंजर मतलब एक तरह से आप मैसेज देने का काम करें, ट्रांसफर मतलब कोई चीज़ ट्रांसफर कर, राइबोसोम मतलब यहाँ कोई ये चीज़ मैंने पता है बायो की है, इसको आप लोग थोड़ा देख लीजिएगा बीच वाले पॉइंट में। अब यहाँ न्यूक्लिक अम्ल का हम जैविक कार्य देखते हैं कि मतलब किस प्रकार से जीवों में कार्य करते हैं। तो जो डीएनए की आनुवंशिकता का रासायनिक आधार है ये क्या है, न्यूक्लिक अम्ल है। इसे आनुवंशिक संरचना
सूचनाओं की संग्रह की तरह जाना जाता है। कोशिका विभाजन के समय एक डीएनए अणु स्व प्रतिकरण में सक्षम होता है और पुत्री कोशिका में समान डीएनए रज्जु का अंतरण होता है। न्यूक्लिक अम्ल का दूसरा महत्वपूर्ण कार्य कोशिका में प्रोटीन का संश्लेषण, मतलब कोशिका में प्रोटीन का संश्लेषण करना और पुत्री कोशिका में समान डीएनए अंतरण करना। कोशिका में प्रोटीन का संश्लेषण विभिन्न आरएनए अणुओं द्वारा होता है, परंतु किसी विशेष प्रोटीन के संश्लेषण का संदेश डीएनए में उपस्थित होता है। अब यह देखिए 2 क्वेश्चन पूछा था एनसीईआरटी में, अनावश्यक और अनावश्यक एमिनो, जो कि हमने आपको नहीं कराया था। तो देखिए आवश्यक एमिनो हम लोग उसे कहते हैं ऐसे एमिनो अम्ल जो शरीर में संश्लेषित नहीं होते तथा जिनको भोजन में लेना आवश्यक होता है उसे आवश्यक एमिनो अम्ल कहते हैं। अनावश्यक एमिनो अम्ल से कहते हैं ऐसे एमिनो अम्ल जो शरीर में संश्लेषित हो सकते हैं उन्हें आवश्यक एमिनो अम्ल कहते हैं। इस चैप्टर में कुछ रीजनिंग क्वेश्चन है जो एनसीईआरटी की बुक में दिए हैं, उसको आप लोग हल करिएगा। और अभी टॉपिक छोड़ रहा है एंजाइम, इसको आप लोग अपने हल तरीके से देखिएगा और क्रियाविधि को देखिएगा, क्योंकि बायो का पार्ट है।